नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। नार्सिस्टिक यानी आप कह सकते हैं आत्ममुग्ध प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के साथ भाई कैसे डील करें। हमारे पास इस पर केंद्रित एक स्रोत दस्तावेज है और हमारा उद्देश्य है मतलब उस दस्तावेज से जो खास बातें हैं उन्हें निकाल कर समझना कि ऐसे व्यवहार को कैसे पहचाना जाए, उससे निपटने की रणनीतियां क्या हो सकती हैं और सबसे ज़रूरी अपनी मानसिक शांति उसे कैसे बचा के रखा जाए। हम में से कई लोगों ने शायद कभी ना कभी ऐसे लोगों का सामना किया होगा जिनका व्यवहार थोड़ा कंट्रोलिंग सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। या दोष मढ़ने वाला। हाँ। या फिर हमारी भावनाओं को जैसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी मुश्किल विषय को परत दर परत खोलेंगे जो स्रोत में विश्लेषण और सुझाव दिए गए हैं उनके आधार पर। ठीक है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत साफ कहता है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इन व्यवहारों के संकेतों को पहचानना। जी। लेकिन ये संकेत जैसे कि बहुत ज्यादा अहंकार या लगातार तारीफ की जरूरत, हाँ, अटेंशन चाहिए उनको। हाँ, और सहानुभूति की कमी, ये कई बार बड़े महीन हो सकते हैं। बिल्कुल। या सामान्य पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इन्हें भरोसे के साथ कैसे पहचाने, खासकर जब कोई इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, पहचान महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा स्रोत भी इशारा करता है, अगर आप सही ढंग से पहचान नहीं पाएंगे तो आप सही रणनीति नहीं बना पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी लक्षण नहीं है, ये रोजमर्रा की बातचीत में दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लगातार आपकी अचीवमेंट्स को कम करके आंकता है। हाँ, होता है ऐसा। या आपकी फीलिंग्स को ये कहकर खारिज कर देता है कि भाई तुम तो बेवजह परेशान हो रहे हो। उफ। या अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर डालना। स्रोत में गैसलाइटिंग का भी जिक्र है। हाँ, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। मतलब आपकी बातों को झुठलाना, आपकी याददाश्त पर सवाल उठाना, जिससे आप खुद पर ही शक करने लगें। अच्छा। ये एक बहुत कॉमन तरीका है कंट्रोल बनाए रखने का। तो जब आप इन पैटर्न को पहचानना शुरू करते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि ये सिर्फ एक असहमति नहीं है, बल्कि एक खास तरह का व्यवहार पैटर्न है जिससे निपटना है। तो ठीक है, पहचान हो गई। इसके बाद स्रोत कहता है कि अगला कदम है मानसिक तैयारी और सीमाएं तय करना। जी। इसमें आत्म जागरूकता की बात कही गई है, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को समझना और साथ ही साफ सीमाएं बनाना कि भाई क्या चलेगा और क्या नहीं। अब ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में इसे लागू करना तो काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। खासकर जो भावनाएं जुड़ी हों। स्रोत भावनात्मक दूरी बनाए रखने की भी बात करता है। इसका क्या मतलब है असलियत में? बिल्कुल, और यहीं पर वो बात आती है लचीलापन, रेजिलियंस बनाने की। भावनात्मक दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उदासीन हो जाएं या असंवेदनशील। अच्छा। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक बचाव का तरीका। इसका मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को मतलब पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि उनका गुस्सा, उनकी आलोचना, उनका ड्रामा, ये उनकी अपनी अंदरूनी कश्मकश का नतीजा है, आपकी कीमत का नहीं। समझ गया। और सीमाएं तय करना और उन्हें बनाए रखना, जैसा स्रोत सुझाता है, ये आत्म संरक्षण का काम है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी रक्षा करना। हाँ, अपनी ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं ना, तो उनके उकसावे या नाटक का आप पर असर कम होता है, आप उनकी लड़ाई में फंसने से बचते हैं। हाँ, ये समझ में आता है, जैसे एक तरह का इमोशनल कवच बना लेना। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की जो स्रोत बताता है, वो ठोस कदम जो ऐसी सिचुएशन में उठाए जा सकते हैं। स्रोत में ग्रे रॉक तकनीक का जिक्र है। ये क्या है और ये काम क्यों करती है? ग्रे रॉक तकनीक का मूल विचार है खुद को एकदम उबाऊ और बिना प्रतिक्रिया वाला बना लेना, जैसे एक भूरा पत्थर। अच्छा, पत्थर जैसा। हाँ, देखिए, नार्सिस्टिक प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर दूसरों की जो तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती है ना, गुस्सा हो, दुख हो, बहस हो, उससे वो एक तरह की ऊर्जा या सप्लाई लेते हैं। अच्छा, उनको मजा आता है उससे। हाँ, कह सकते हैं। तो जब आप बिल्कुल न्यूनतम सपाट और नीरस प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें वो इमोशनल खुराक नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। अच्छा। इससे उनका व्यवहार कम असरदार हो जाता है और वो शायद रुचि खो दें। ये पैसिव होना नहीं है, ये जानबूझकर भावनात्मक ऊर्जा न देने की एक रणनीति है। ये तो दिलचस्प है।
मतलब उनकी आग में घी डालने के बजाय उसे हवाई न देना। बिल्कुल सही। स्रोत में एक और महत्वपूर्ण रणनीति का जिक्र है स्पष्ट और दृढ़ संवाद, असर्टिव कम्युनिकेशन। ये अग्रेसिव यानी आक्रामक होने या पैसिव यानी निष्क्रिय होने से कैसे अलग है, और स्रोत के मुताबिक इसे असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, दृढ़ संवाद का मतलब है अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं और अपनी सीमाएं सीधे, स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से बताना, बिना किसी गिल्ट या डर के। ये निष्क्रिय होने मतलब अपनी बात ही ना कह पाना, और आक्रामक होने मतलब दूसरे पर हावी हो जाना, कि बीच का संतुलन है। ठीक है। स्रोत उदाहरण देता है कि सरल वाक्यों का प्रयोग करें, जैसे मुझे ये व्यवहार पसंद नहीं है, या मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहती। जी। इसमें अपनी बात पर टिके रहना भी शामिल है। मतलब बार बार कहना पड़े तो भी? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि आप परिणाम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप मेरी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो मुझे इस बातचीत से पीछे हटना होगा। ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का एक तरीका है। स्रोत दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन पर भी काफी जोर देता है। घटनाओं को, बातचीत को, ईमेल या संदेशों को नोट करना। कुछ लोगों को ये शायद थोड़ा ज्यादा लगे, इसकी क्या अहमियत है? दस्तावेजीकरण कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि ये आपको स्थिति की एक साफ तस्वीर देता है। जब आप भावनात्मक रूप से उलझे होते ना, तो चीजें थोड़ी धुंधली लग सकती हैं। हाँ, वो तो है। घटनाओं को लिखने से आपको पैटर्न और व्यवहार की गंभीरता समझने में मदद मिलती है। जी। दूसरा, ये आपको अपनी बात पर टिके रहने में मदद करता है, खासकर तब जब गैस लाइटिंग हो रही हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, आपके पास तथ्यों का रिकॉर्ड होता है। और तीसरा, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, अगर स्थिति बिगड़ती है और आपको प्रोफेशनल मदद लेनी पड़ती है, जैसे HR या कोई कानूनी सलाह, तो ये रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है। ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपनी समझ को साफ करने और भविष्य में किसी एक्शन के लिए आधार तैयार करने का एक टूल है। इसके अलावा स्रोत विषय बदलने और दूरी बनाने या सीमित संपर्क रखने का भी सुझाव देता है। ये रणनीतियां कब ज्यादा सही रहती हैं? विषय बदलना तब काम आता है जब बातचीत बहुत नेगेटिव हो जाए, अपमानजनक हो जाए, या बस एक बेकार की बहस में बदल रही हो। आप बस कह सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर अब और बात नहीं करना चाहता, क्या हम किसी और विषय पर बात कर सकते हैं? ये टेंशन को तुरंत कम करने का एक तरीका है। ठीक है। और दूरी बनाना या सीमित संपर्क रखना तब जरूरी हो जाता है जब बाकी रणनीतियां काफी ना हो या रिश्ता लगातार नुकसान पहुंचा रहा हो। इसके कई लेवल हो सकते हैं, कम बातचीत करने से लेकर सिर्फ जरूरी मुद्दों पर संपर्क रखने तक, जिसे मिनिमल कांटेक्ट कहते हैं, या फिर गंभीर मामलों में पूरी तरह से संपर्क खत्म कर देना, नो कांटेक्ट। अच्छा। अब कौन सा लेवल सही है, ये स्थिति की गंभीरता और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर निर्भर करता है। इन्हें लागू करना खासकर करीबी रिश्तों में भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी हथियार हैं। ये समझना जरूरी है कि ये रणनीतियां अलग अलग जगहों पर शायद अलग तरह से काम करें। स्रोत वर्कप्लेस और पर्सनल रिश्तों के संदर्भ में कुछ खास बातें बताता है। वर्कप्लेस में क्या अलग चुनौतियां हो सकती हैं? हाँ, देखिए, वर्कप्लेस की डायनामिक्स अक्सर पर्सनल रिश्तों से अलग होती हैं। यहाँ पावर इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब शक्ति का असंतुलन, जैसे बॉस और कर्मचारी का रिश्ता। बिल्कुल, जो स्थिति को और जटिल बना देता है। स्रोत सुझाव देता है कि अपने काम पर फोकस करें, प्रोफेशनल बाउंड्री बनाए रखें और फालतू के व्यक्तिगत उलझाव से बचें। अगर व्यवहार बहुत ज्यादा अनुचित या हानिकारक है तो HR डिपार्टमेंट या सीनियर मैनेजमेंट से संपर्क करना एक विकल्प हो सकता है। यहाँ पर दस्तावेजीकरण खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, सबूत के तौर पर। जी, और साथ ही भरोसेमंद सहकर्मियों का सपोर्ट मिलना भी मददगार हो सकता है। और व्यक्तिगत रिश्तों में, जैसे परिवार, दोस्त या साथी के साथ, क्या तरीका अलग होना चाहिए जहां इमोशनल जुड़ाव बहुत गहरा होता है? हाँ, व्यक्तिगत रिश्तों में इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे सीमाएं बनाना या दूरी बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सही बात है। यहाँ स्रोत सलाह देता है कि अपनी सीमाएं साफ तौर पर शेयर करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि दूसरों के सामने, खासकर बच्चों के सामने, झगड़े को बढ़ने ना दें। साझा फैसले लेने से पहले रुक कर सोचने और तुरंत रिएक्ट न करने की सलाह भी दी गई है। इन रिश्तों में ग्रे रॉक या मिनिमल कांटेक्ट जैसी रणनीतियां लागू करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वो भावनात्मक तार जुड़े होते हैं। यहाँ अक्सर बाहरी मदद जैसे थेरेपी वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। इन सभी रणनीतियों और अलग-अलग सिचुएशंस के बीच स्रोत बार-बार एक चीज पर लौटता है, वो है सेल्फ केयर और मानसिक सुरक्षा। ऐसा क्यों है कि ये इतना महत्वपूर्ण है,
जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो? क्योंकि नार्सिस्टिक व्यवहार वाली व्यक्तियों के साथ लगातार बातचीत भावनात्मक रूप से बेहद थकाऊ और खाली करने वाली हो सकती है। हाँ, ड्रेनिंग होती है बहुत। बिल्कुल। वो आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास, आपकी रियलिटी की समझ, इन सब को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो आत्म देखभाल इस लगातार हो रही इमोशनल ड्रेनिंग का मुकाबला करने का तरीका है। ये आपकी इमोशनल बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। स्रोत में ध्यान, व्यायाम, लिखना, प्रकृति में समय बिताना, ऐसे सुझाव दिए गए हैं। ये सिर्फ अच्छी लगने वाली एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी टूल्स हैं। स्रोत थेरेपी या काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स का भी उल्लेख करता है। ये कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, एक बाहरी तटस्थ नजरिया बहुत कीमती हो सकता है। एक थेरेपिस्ट आपको अपनी भावनाओं को समझने, पैटर्न को पहचानने और हेल्दी तरीके से मुकाबला करने की रणनीतियां बनाने में मदद कर सकता है। वो आपको वो वैलिडेशन दे सकते हैं जो शायद आपको उस रिश्ते में नहीं मिल रहा है। मतलब ये पुष्टि कि आपकी भावनाएं जायज हैं और आप पागल नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। और सपोर्ट ग्रुप्स आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो वैसे ही अनुभवों से गुजरे हैं। इससे अकेलेपन की भावना कम होती है और आपको दूसरों के अनुभवों और सफल रणनीतियों से सीखने का मौका मिलता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है। ये ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए बिल्कुल जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब सारी कोशिशों के बावजूद रिश्ता असहनीय हो जाता है? स्रोत एक बाउंड्री ब्रेक पॉइंट का जिक्र करता है। वो बिंदु जब दूरी बनाना ही शायद एकमात्र विकल्प बचता है। इसके क्या संकेत हो सकते हैं? स्रोत कुछ साफ संकेत बताता है। जब आपका जीवन लगातार तनाव, चिंता और डर से भरा रहने लगे, जब आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बुरी तरह से गिरने लगे, जब आपकी शारीरिक या मानसिक सुरक्षा खतरे में हो, या जब आप महसूस करें कि आप उस व्यक्ति के आसपास खुद को खो रहे हैं, अपनी पहचान खो रहे हैं, ऐसी स्थिति में दूरी बनाने का कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। ये स्वीकार करना कि मैं अब इस रिश्ते को इस रूप में जारी नहीं रख सकता, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अंत में हार मान लेना? नहीं, इसे हार मानने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये आत्मसंरक्षण का एक बहुत शक्तिशाली कदम है। अच्छा। जब सीमाएं लगातार तोड़ी जाती हैं, जब नुकसान जारी रहता है और जब रिश्ते को सुधारने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, तो दूरी बनाना सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे हेल्दी विकल्प हो सकता है। ये एक अंत नहीं, बल्कि अपनी भलाई और शांति को फिर से पाने की दिशा में एक नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, इसके लिए साहस की जरूरत होती है और इस फैसले पर अपराध बोध महसूस न करना महत्वपूर्ण है। तो आज हमने स्रोत दस्तावेज के आधार पर नार्सिस्टिक व्यवहार से निपटने के कई जरूरी पहलुओं पर चर्चा की। संकेतों को पहचानने से लेकर मानसिक तैयारी करने, व्यवहारिक रणनीति अपनाने, अलग अलग संदर्भों में इन्हें लागू करने, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखने और ये जानने तक कि कब दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। और अगर इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार निकालें जो स्रोत में कहीं ना कहीं छुपा है लेकिन शायद साफ तौर पर नहीं कहा गया, तो वो ये है: अपनी अंदर की आवाज और अपनी भावनाओं पर भरोसा करने का महत्व। हाँ। खासकर तब जब कोई व्यक्ति लगातार आपकी सच्चाई को नकारने या आपकी भावनाओं को अमान्य करने की कोशिश कर रहा हो। अपनी गट फीलिंग पर विश्वास करना, अपने अनुभवों को सच मानना, ये न केवल इस खास तरह के रिश्ते से निपटने के लिए, बल्कि जीवन में किसी भी जटिल मानवीय संपर्क को समझने और नेविगेट करने के लिए एक बुनियादी सबक है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। अंततः लक्ष्य शायद यही है कि जीवन में शांति, सम्मान और नियंत्रण की भावना बनी रहे। बिल्कुल। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन स्रोत से मिली जानकारी और ये रणनीतियां यकीनन इसमें मददगार हो सकती हैं। छोटे कदम उठाना और अपनी प्रगति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।